नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट टीचर कॉलेज दिल्ली। आज हम राजनीति विज्ञान के टॉपिक राजनीति विज्ञान क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड सेमेस्टर में प्रथम यूनिट में आता है। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान में हम चार बिंदुओं के पहले इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसका स्कोप क्या है और नेचर। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करें तो राजनीति विज्ञान की जब शुरुआत हुई थी तो इसका अर्थ के रूप में सबसे पहले इसको एक लैटिन भाषा के वर्ड पॉलिस से बनाया गया था कि पॉलिस का मतलब होता है नगर राज्य, यानी कि नगर राज्य के रूप में इसकी व्याख्या की गई थी। अर्थात एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा शास्त्र, एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम राज्य और राज्य से संबंधित सभी कारकों का अध्ययन करते हैं, वो राजनीति विज्ञान कहलाता है। उसके बाद इसकी परिभाषाओं को देखें तो परिभाषाएं दो प्रकार की चलती थी। राजनीति विज्ञान की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय पहले राजनीति विज्ञान से पहले ये दर्शन शास्त्र का पार्ट हुआ करता था, परंतु अरस्तु ने इसका अध्ययन करके इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और राजनीति विज्ञान नाम दिया। तो प्राचीन समय की जो परिभाषाएं थी वो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस कहेंगे, और वर्तमान में जब राजनीति विज्ञान में समय के साथ परिवर्तन आए तो उसको आधुनिक समय में जो परिभाषाएं थी उसको अपन मॉडर्न डेफिनेशन कहेंगे। ट्रेडिशनल डेफिनेशन तीन तरह से दी जाती थी। सबसे पहले कुछ विद्वान ऐसे थे जो स्टेट के रूप में राज्य की राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते थे। इसके अंतर्गत हम गार्नर और एक्टन को रख सकते हैं। गार्नर कहते थे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के वर्तमान भूत और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। वहीं एक्टन का कहना था कि राजनीति विज्ञान में समग्र रूप से राज्य का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद कुछ विद्वान ऐसे थे जो सरकार के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया करते थे। उनमें विलोबी और पॉल जैकेट को समझ सकते हैं। विलोबी कहते थे कि राजनीति विज्ञान में सरकार और सरकार के तत्वों का अध्ययन किया जाता है, और वहीं वो पॉल जैकेट का कहना था कि राजनीति विज्ञान में हमें राज्य के साथ साथ सरकार का भी अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद कुछ विद्वान ऐसे थे जो दोनों को महत्वपूर्ण समझते थे, जो कहते थे कि राजनीति विज्ञान में राज्य भी महत्वपूर्ण है और गवर्नमेंट भी महत्वपूर्ण है। ऐसे वैज्ञानिकों में हम गैटले और ब्लडस्ली को रख सकते हैं। गैटले कहते थे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के साथ साथ सरकार का भी उतना ही भाग होता है जितना राज्य का होता है, और ब्लडस्ली कहते थे कि जिस प्रकार से जीव विज्ञान में जीवों का, वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का, भौतिक विज्ञान में भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकारों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था प्राचीन समय के परिभाषाएं। परंतु वर्तमान समय में 1945 के बाद जैसे ही राजनीति विज्ञान में परिवर्तन हुए तो परिभाषाओं में भी बदलाव हुआ, और राजनीति विज्ञान में पुनर्जागरण के बाद से ही परिवर्तन शुरू हुए। पुनर्जागरण के सबसे बड़े थिंकर थे मैकियावेली। वो कहते थे कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट तत्व उभर के आया था शक्ति, जो कि राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से बदलने वाला था। हेराल्ड लासवेल और रॉबर्ट डहल के इसी परंपरा के विचारक आते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शक्ति और सत्ता बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उनके बिना हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। उसके बाद हम राजनीति विज्ञान के स्कोप की बात करें। स्कोप का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कौन कौन सा है। सबसे पहले इसमें स्टडी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का अध्ययन किया जाएगा कि राज्य वर्तमान समय में, राज्य भूतकाल में कैसा था, राज्य एक आइडियल स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, इस तरह से राज्य की उसमें व्याख्या की गई थी। दूसरा है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि राज्य के साथ साथ सरकारें कैसी होती हैं, सरकारों का निर्माण कैसे होता है, सरकार की क्रियाविधि कैसी होती है, उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के तहत किया जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के मतलब है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। देखिए, राजनीति विज्ञान में न केवल राज्य के अंदर की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उसके बाहर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से संचालित होते हैं, उनका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि राजनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ है, नाटो है, वार्सा है और नेम है, जैसे क्वाड एक नया संस्थान आया है अभी, तो ये आसियान है, बिमस्टेक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो किस तरह से काम कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से सदस्य हैं, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उनकी प्रक्रियाएं हैं, वो सब अध्ययन हमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज, यानी कि विचारधाराएं। राजनीति विज्ञान के जितनी भी विचारधाराएं हैं उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान में करते हैं, जैसे उदारवाद है, साम्यवाद है, नव उदारवाद है, निरंकुशतावाद है, साम्राज्यवाद है, जितनी नारीवाद है, पर्यावरणवाद है, जितनी भी विचारधाराएं हैं उन
उन सब का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के तहत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब है नई नई जो विचारधाराएं मतलब नहीं है वो कौन कौन सी है, जैसे पावर यानी शक्ति, शक्ति की जो व्याख्या की गई थी वो बाद में आई थी। प्राचीन समय में राजनीति विज्ञान जैसे हमने परंपरागत राजनीतिक परिभाषा पढ़ी थी, उनमें शक्ति का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। लेकिन जैसे ही पुनर्जागरण का समय आया तो लोगों ने, विद्वानों ने शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। और उसके बाद एक अलग ही कंसेप्ट आया था लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता। वैधता यानी कि एक स्थायित्व, सरकार का जो वैध, शक्ति का जो वैध रूप होगा उसको जनता के द्वारा कितनी मान्यता प्रदान की जाएगी, एक सहज स्वीकारोक्ति होगी, उसको अपन कहेंगे वैधता। जब किसी शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है तब बन जाती है वो सत्ता। तो सत्ता भी एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि बाद में आया था। मैक्स वेबर ने सत्ता का सिद्धांत दिया है, मैक्स वेबर ने शक्ति का भी सिद्धांत दिया है। सत्ता के सिद्धांत में मैक्स वेबर कहता है कि 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं, एक तो परंपरागत सत्ता, एक वैधानिक या कानूनी सत्ता, और थर्ड है उसमें करिश्माई सत्ता। उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, पॉलिटिकल सोशलिज्म है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है। इन सब का अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के तहत कर सकते हैं। उसके बाद एक अगला टॉपिक पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ राइट्स, ड्यूटीज एंड ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव का व्यवहार किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाओं में बदलता है, किस प्रकार से वोटिंग बिहेवियर में भाग लेता है, तो उसका अध्ययन भी हम राजनीतिक विज्ञान में कर सकते हैं। जैसे डेविड ने मानव के व्यवहारवाद को लेकर मानव के व्यवहार को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, व्यवहारवाद, और उसके बाद उत्तर व्यवहार। उसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से मौलिक अधिकार होते हैं व्यक्तियों को, किस प्रकार से उनके मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, उनका अध्ययन भी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है इसका नेचर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। प्रकृति कैसी है? प्रकृति में 2 प्रकार की प्रकृतियों पर जोर दिया जाता है। एक तो है साइंस, एक तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इसको साइंस मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें सिद्धांत दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समाज को एक प्रयोगशाला मानकर अध्ययन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नई नई अवधारणाओं का विकास होता है। इसीलिए कुछ विद्वान इसको राजनीतिक विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है विज्ञान? क्योंकि विज्ञान की यदि हम परिभाषा देखें तो विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत हम पाते हैं कि विज्ञान प्रकृति में प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, परंतु यहाँ पर जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है। इसकी जो संस्थाएं हैं वो बाद में निजात की गई थी। राजनीति विज्ञान एक पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, वो एक कला के रूप में इसका अध्ययन किया गया है। अर्थात इसके जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, एक प्रयोगशाला इसमें निर्धारित नहीं होती है जिसके अंतर्गत उसका प्रयोग कर सके, एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान ना होकर एक कला है। तो दोस्तों, आज हमने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमने 4 बिंदुओं का अध्ययन किया। एक तो उसके मीनिंग्स क्या है, एक उसके डेफिनेशंस क्या है, एक उसके कार्यक्षेत्र क्या है, और इसके नेचर क्या है। इस पॉइंट्स को लेकर के अभी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें 3-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इसके कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजनीति विज्ञान